प्रोडक्ट बोल लो, आउटपुट, वैल्यू एडिड, अलग अलग नाम। इसका फॉर्मेट मैंने ऐसा बना रखा है, ऐसे ही बनाना पेपर में। मान लो पहला सेक्टर है प्राइमरी, VO, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसकी हिंदी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये सब ईयरली बेसिस पे बनता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, माल कितना बनाया आउटपुट। अब निकालें कैसे। तो जो सेल करा होगा वो बनाया होगा, मान लो 2000 या 3000। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, क्योंकि बना इस साल है पर सेल नहीं हुआ, पर बना तो है। हमें फोकस प्रोडक्शन पर करना है। हिंदी लिख लो। कैश आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में माल बिका तो नहीं, कैश तो नहीं है, पर माल तो बना है, तो ऐड। ओपनिंग स्टॉक माइनस वो माल बिका अब होगा, पिछले साल का ओपनिंग जो एंड का माल है, ओपनिंग स्टॉक बन गया, बिका अब है, पर ये माल पिछले साल की प्रोडक्शन है, इसे हटाना है। फिर कुछ माल हम सेल्फ कंजम्पशन कर लेते हैं फैमिली के लिए। मान लो फार्मर ने 100 किलो गेहूं जो उगाया था वो अपनी फैमिली में यूज कर लिया, तो हमें तो प्रोडक्शन पर ही फोकस करना है, तो ऐड होगा। कैश चाहे नहीं मिला पर प्रोडक्शन हुई है, इसलिए ऐड होगा सेल्फ कंजम्पशन। चलो टोटल करते हैं। 3000 और 300 और ऐड कर दो। ये निकल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नॉन फैक्टर खर्चे, LLCE वाले खर्चे नहीं लेने। जो इनकम मेथड में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये लैंड लेबर वाली जो बातें थी, ये वहां ले ली, अब ये दोबारा यहाँ नहीं लेने। और जो भी खर्चे हैं वो लेने हैं। तो जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। मान लो इसका टोटल बना 2300। वैल्यू एडिड होता है जितना का हमने माल बनाया, मतलब VO, माइनस जितने हमारे बाकी खर्चे हो गए, इंटरमीडिएट IC। ये आ गया 1000। अब इसका नाम होता है वैल्यू एडिड।
आम लैंग्वेज में वैल्यू एडिड, कन्वर्जन कोड के लिए आगे ग्रॉस और एमपी हम लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसे बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस 1000। ये निकला है प्राइमरी सेक्टर। अब ऐसे ही निकलेगा सेकेंडरी सेक्टर, फिर दूसरा कोई अगर सेक्टर हो, और फिर होगा हमारा टोटल। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो ये सेकेंडरी है, तो ये जो पहले निकला था इसको बोलेंगे GVAMP ऑफ प्राइमरी। इसे बोलेंगे ऑफ सेकेंडरी। मान लो ये टर्शरी है, फॉर्मूले सबके सेम है, फॉर्मूला इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहे सारा। अब सबका टोटल कर लेते हैं। सारे के सारे GVA 1000, 500 और 200, 1700। इसे बोलेंगे देश का GDP MP। अब एक चीज ध्यान देनी है, जब सिंगल सेक्टर का था तो उसका नाम था GVAMP, GVAMP, GVAMP। देश का टोटल हो जाए तो नाम हो जाएगा GDP। ग्रॉस और एमपी वर्ड हम ऐड कर देते हैं, जैसे ये वैल्यू एडिड था तो इसमें ग्रॉस और एमपी ऐड कर दिया। ऐसे ही एक बात और है, ये जो पहला कॉलम था VO, इसमें भी ग्रॉस और एमपी ऐड कर सकते हैं, यानी ये जो निकल रहा है सारा ये होगा ग्रॉस VO MP। ग्रॉस और एमपी इस मेथड में एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमने डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं लिखा, और जो सेल्स थी उसके अंदर टैक्सेस भी जुड़े होंगे, NIT जो होता है। अब पेपर में कई बच्चे भूल जाते हैं ये याद कैसे रखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कोई कर दे नेट डोमेस्टिक या नेट फैक्टर, तो उसका एक शॉर्टकट है। गेम प्ले, एक गेम खेलो जिससे शॉर्टकट बन जाएगा। G हो गया GDP, A एट M मार्केट प्राइस फ्रॉम E एक्सपेंडिचर मेथड, और इसमें P वर्ड को ले लेते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो, जो आंसर आएगा उसका कोड वर्ड होगा GDP एट MP। बट जो फर्स्ट मेथड था इनकम मेथड,
इसका जो आंसर निकल के आता है वो होता है डोमेस्टिक इनकम। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसका शॉर्टकट है इनकम मेथड डोमेस्टिक इनकम। इनकम से इनकम, और ये होता है नेट और एफसी। और बाकी दो मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड, सेकंड। सेकंड और थर्ड मेथड से सीधा निकलता है जीडीपी एमपी, और फर्स्ट मेथड से एनडीपी एफसी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए शॉर्टकट बनाया। अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। एक और नोट, अगर टोटल सेल्स गायब है तो क्या करें। डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, तो ऐसे ही एक डोमेस्टिक सेल होती है, एक इंटरनेशनल सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स यानी इंडिया वालों को, और एक्सपोर्ट्स फॉरेनर्स को। अब डोमेस्टिक के अंदर फिर हम जितने भी इंडियंस होंगे, मान लो इंडियन ए, इंडियन बी, सी, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी होगा वो सब डोमेस्टिक में आ जाएगा। और अंग्रेजों को बेचेंगे तो एक्सपोर्ट्स। दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे सेल में, क्योंकि ये करंट ईयर प्रोडक्शन है। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर की प्रोडक्शन है जो सेल अब हुआ है, तो उसको सेल में से हटाएंगे इसलिए। और सेल्फ कंजम्पशन ऐड करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो हुई है। इन्हीं के वन मार्कर छोटे छोटे भी पूछे जा सकते हैं, ये तुमने प्लस क्यों किया, ये माइनस क्यों किया। फिर वहां ये नहीं लिखना इट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे तुम्हें रीजन देना होता है। रटने वाले लिख के आते हैं ये बातें, इट इज फॉर्मूला और ये सब। चलो फॉर्मेट्स तो हो गया पूरा, और पूरी थ्योरी व्योरी भी समझ ली हमने सारी इसकी, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्यों है। तो अब हम करते हैं फिर कुछ क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन है, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले अपना।
एक एक्स का बना लो, एक वाई। एक्स की टोटल सेल्स डायरेक्ट की गिवन है 15,000, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हीरा, माइनस ओपनिंग 50, प्लस 250 माइनस 50। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये रही 4,000। इसका टोटल कर लो 15 और 4 19, 19,200। वाई का कर लेते हैं, वाई का नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ। टोटल सेल कितनी है वाई की, ये देखो, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट। एक्स के एक्सपोर्ट की मैंने टेंशन नहीं ली क्योंकि टोटल सेल की बनती। वाई की टेंशन लेनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट 1,000, तो टोटल सेल 13,000। तो लिखो 13,000। क्लोजिंग 170, ओपनिंग 70, सेल्फ 4, 13 और 4 17,100। वाई में लिखो 17,100। अब इंटरमीडिएट मतलब नॉन फैक्टर खर्चे, वो लैंड लेबर रेंट वेंट वो सब चीजें नहीं, बाकी खर्चे। ये खर्चा नहीं, ये नहीं, ये देखो, बैंकिंग सर्विस, ये कोई लैंड लेबर वाला खर्चा नहीं है, तो इसको लेंगे 100 और 200। डेप्रीसिएशन कन्वर्जन है, एक्सपोर्ट्स हो चुका, रॉ मटेरियल लेंगे। तो टोटल आईसी पहले वाले का हो गया 3,000 और 100, 3,100, 35 और 2, 3,700। अब निकाल लेते हैं वीए। तो ये हो गया हमारा 16,100। इसका भी निकाल लेते हैं। तेरह 400। अब इन दोनों को एक बार जोड़ लेते हैं। 16,100, 13,400, 29,500। इन दोनों को ऐड कर दो अगर। ये आ गया हमारा जीडीपी एमपी। कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ भाई किसी ने। सीधा ही मंजिल पे पहुंच गए हम। यही मांगा था जीडीपी एमपी। अगर बोलता
एनडीपी, एफसी, तो फिर कन्वर्जेंस करनी पड़ती है। आने वाले क्वेश्चनों में वो होगा, देखेंगे फिर वो तब की तब। चलो आगे बढ़ते हैं फिर में करना हो। चलो क्वेश्चन 2, एक्स एंड वाई दो सेक्टर हैं, फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला हो गया हमारा सेक्टर, फिर हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और लास्ट हो गया हमारा वैल्यू एडिड। पहले ले लेते हैं हम सेक्टर एक्स, फिर 5-7 लाइन छोड़ के हम कर लेंगे सेक्टर वाई। तो देखो, जिसने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छी बात है, अटेम्प्ट करने से ही बात बनती है, प्रैक्टिस होती है, चाहे गलत हो सही हो वो बात नहीं होती, अटेम्प्ट की बात होती है। तो ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ हमने फॉर्मेट बना लिया। एक्स का देखते हैं, बताओ एक्स की टोटल सेल्स गिवन है या नहीं? तो अब कोई और सेल पे टेंशन मत लेना, अब की बार तो मैंने देखो कुछ और सेल्स भी दे दी हैं एक्स की, सेल एक्स टू वाई। तो इस सेल एक्स टू वाई की भी हम टेंशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं ली हमने इसकी टेंशन, एक्स टू वाई वाली सेल? क्योंकि टोटल सेल्स ऑलरेडी दी हुई है। हाँ, इसके एक्सपोर्ट की भी टेंशन नहीं ले रहे हम, क्योंकि टोटल सेल गिवन है। तो टोटल सेल सीधा एक्स की 15,000 हमें गिवन है। ये काम की बात है हमारे, तो उठा लेते हैं इसको। टोटल सेल्स 15,000। और देखते हैं फॉर्मेट, हमारा था टोटल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, देख लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन वगैरह तो नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को समझना है, ध्यान से देखना, पिछली क्लास वाले और आज वाले क्वेश्चन में यही फर्क है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन स्टॉक, ये देखो इंक्रीज इन स्टॉक, और उसके साथ लिखा है 200। तो ऐसे में क्या करना होता है हमें, मान लो ओपनिंग स्टॉक अगर एक्स है, ऐसा तुमने छोटी क्लासों में मैथ्स में भी करा हुआ है। अगर ओपनिंग चीज कोई एक्स है और मैं कह रहा हूं नेट वो चीज इंक्रीज हुई है 200 से, 200 जुड़ गई है जब तक साल खत्म हुआ, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? x + 200। x + 200। बताओ भी, बाकी भी सबको बात पता चली, ये वाली जो बोली है अभी? ऐसा पेपर में हो सकता है नेट स्टॉक और इस टाइप का गिवन हो, बताओ। कुछ पूछना हो किसी ने यहाँ तक? चलो, ओपनिंग स्टॉक एक्स है, नेट स्टॉक 200 से बड़ा है, यानी वो हो गया x + 200। तो बात बन गई, देखो अब हम लिख सकते हैं इसको अपने उसमें, ओपनिंग स्टॉक में लिख लिया हमने x, और क्लोजिंग स्टॉक में लिख लिया x + 200, और ओपनिंग माइनस है, ये जो x है ना, ये हमेशा कट जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग हमेशा माइनस होता है, क्लोजिंग हमेशा प्लस होता है। तो बताओ नेट वैल्यू क्या आ गई? 15,200। जो बाद में आए हो एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन 2 करवा रहा हूं, जो फोन में असाइनमेंट भेजा हुआ है तुम्हारे सबके पहले ही। अलग बात आज क्या थी, नेट इंक्रीज इन स्टॉक लिखा है। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब होता है अगर ओपनिंग एक्स है और
लिखा है स्टॉक इंक्रीज हो चुका है 200 से, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक होगा x प्लस 200। ये बात अलग थी जो हम अब यहाँ लिख रहे हैं। तो ये आ गया 15,200। अब y को देखते हैं जरा, y की टोटल सेल्स निकाल रहे हैं, जो बाद में आए हुए जरा दोबारा ध्यान से देखना। x का भी हमने किया है, y का करना है। y, क्या y की टोटल सेल गिवन है हमारे को? देखो So, नहीं है, y की टोटल नहीं है। डोमेस्टिक सेल गिवन है, तो y की डोमेस्टिक सेल नीचे कहीं नोट डालो, यानी इंडिया वालों को बेचा 12,000 का माल, प्लस फॉरेनर्स को कितना बेचा एक्सपोर्ट्स। देखो कितने हैं बताओ y के एक्सपोर्ट्स? 5,000. 5,000। तो y की टोटल सेल्स आ गई हमारे पास 17,000। अब एक बात और नई है बीच में, एक नीचे सेल गिवन है, यहां नीचे देखो 400, y ने x को बेचा 400। ये एक्स वाई जो है ना, ये सारे इंडियन लोग हैं, तभी हम इनको स्टडी कर रहे हैं। एक्स भी इंडियन सेक्टर है, वाई भी इंडियन है, सब इंडियन है। अब वाई ने एक्स को जो माल बेचा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक सेल में पहले ही आ चुका है इस 12,000। ये जो 12,000 सेल ऊपर तुम्हें दिख रही है, ये कौन सी सेल है बताओ? 12,000 Domestic sale, India. हाँ, मतलब सारे हिंदुस्तानियों को जो भी माल बेचा है। तो नीचे एक और हिंदुस्तानी को माल बेचा है वाई ने एक्स को, तो ये अलग कोई हिंदुस्तानी नहीं है, ऊपर डोमेस्टिक में सब आ गया, इसलिए हम सेल वाई टू एक्स को इग्नोर करेंगे। बताओ किसी को कुछ पूछना है, क्यों इग्नोर करा 400 को? No, sir. सर नोट डाल सकते हो, इसमें नोट डाल सकते हो। अभी एक मिनट में ये लाइन पूरी कर दूं फिर पूछता हूँ। इग्नोर एज दिस 400 इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल। ठीक है, ये सब लिख लो। अब इसके बाद डाउट बताओ मुझे। हाँ, अभी आवाज आई थी एक, बताओ। नहीं सर, वो हो गया क्लियर। हाँ, चलो डोमेस्टिक सेल हमने ले ली। तो y की टोटल सेल हमारे पास आ चुकी है 17,000। तो बात बन गई फॉर्मेट में, टोटल सेल 17,000। अब फिर से देख लेना जो बाद में नए आ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कैसे करना है। देखो y का कहाँ स्टॉक गिवन है, ये देखो मैं बोर्ड पे हाईलाइट कर रहा हूं। नेट डिक्रीज इन स्टॉक 300। इसका मतलब अगर साल की शुरुआत में स्टॉक जो था वो x था अगर, तो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो चुका है, जो ओपनिंग में माल था उससे अब डिक्रीज हो चुका है 300 से। तो बताओ कितना होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक? X minus 300. एक्स माइनस x 300। माइनस 300। ये स्टेप नया है, लास्ट क्लास में हमने इस टाइप का कुछ नहीं करा था, आज हम कर रहे हैं ये। अगर होता नेट इंक्रीज इन स्टॉक तो हो जाता है x प्लस 300, अगर है यहाँ नेट डिक्रीज इन स्टॉक 300, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग x माइनस 300। अब अपने फॉर्मेट में आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक में तो लिखना है x, जो होता है हमेशा माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग होता है प्लस, उसकी वैल्यू है x माइनस 300। अब बताओ x तो हमेशा कट गया, वैल्यू क्या बचेगी बाहर? 16,700. 16,700। ठीक है, देखो हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, बोर्ड में इतना बड़ा नहीं आता, बोर्ड में आता है इसका आधा। पर वो कौन से 4-5 पॉइंट होंगे, मैंने तो 10-12 पॉइंट सामने तुम्हारे लिख दिए, इसमें से कोई 4-5 होंगे, पहले 4-5 हो, बीच के 5 हो, कोई लास्ट के हो, हमें नहीं पता। इसीलिए प्रैक्टिस हम बड़े की कर रहे हैं, पर बोर्ड में होगा इससे आधा ही क्वेश्चन, 5-6 से ज्यादा आइटम वो नहीं देते बोर्ड। तो बड़ा कर लोगे, बड़ा खुद करवा रहा हूँ, छोटे छोटे सब अपने आप कर पाओगे। तो पहला फॉर्मेट हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा हो गया।
अब अगला करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बताओ एक शॉर्टकट बताया था इंटरमीडिएट का, ऑल खर्चे एक्सेप्ट, फैक्टर रिलेटेड सर्विसेज एंड इनकम। फैक्टर वाली चीजें नहीं लेनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाली, बाकी चीजें ले लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन में ढूंढते हैं ऐसी कौन सी चीजें रह गई। पहला खर्चा नहीं है डोमेस्टिक, ये खर्चा नहीं है। अच्छा, मशीन खर्चा नहीं लेना, क्योंकि मशीन जो है ना, लिख लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जहां मोटा पैसा लगता है, हैवी इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि कैपिटल का मतलब ही होता है हैवी पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो। दोबारा बताओ, मशीन क्यों नहीं ले रहा मैं इंटरमीडिएट में? क्योंकि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। हाँ, और हमने पढ़ा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाली चीजें नहीं लेनी। तो साइड में नोट डाल दो, इग्नोर परचेज ऑफ मशीन, इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, मशीन तो नहीं लेंगे। और देखते हैं, स्टॉक हो गया। बैंकिंग सर्विस पहले भी बताया था पिछली क्लास में, याद होगा। ये कोई लैंड, लेबर, कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये आएंगे। बैंक के खर्चे लिखो 100 and 200। बैंक, और खर्चे ढूंढते हैं क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन कहाँ काम आता है बताओ? कन्वर्जन। अभी छोड़ दो। एक्स ने वाई को माल बेचा, क्या खर्चा हुआ किसी का? सोच के बताओ। सर वाई का? वाई का खर्चा। माना एक्स की सेल में हमने इसको नहीं लिया क्योंकि वो टोटल सेल्स गिवन थी, पर अब हम खर्चों को देख रहे हैं। खर्चे तो सबके लेने हैं ना। एक्स ने वाई को बेचा, वाई के खर्चे में लिखो 300। वाई के खर्चे में परचेज फ्रॉम एक्स। और अगला पार्ट पढ़ते हैं। वाई ने एक्स को बेचा, बताओ किसका खर्चा? एक्स का। हाँ, सेल्स निकालते वक्त तो इग्नोर करा था इस टॉपिक को, क्योंकि सेल ऊपर गिवन थी। पर खर्चे निकालते वक्त तो स्टडी करूंगा। वाई ने एक्स को बेचा, एक्स के खर्चे में लिखो 400। आगे बढ़ते हैं। ये मेन बातें चल रही हैं और आम क्वेश्चन है इस टाइप का, इससे आधे लेवल का, मतलब इतनी सारी समान तो नहीं, आधा लेवल तो बोर्ड में आया हुआ है इसका। और उसमें हो सकता है ये एक्स वाई, वाई एक्स, ऐसे पॉइंट्स हो। तो ये सिर्फ कॉपी नहीं करना, तुम्हें समझना है बात। इनडायरेक्ट टैक्सेस टॉपिक कहाँ काम आएगा? कन्वर्जन। अभी छोड़ दो। रॉ मटेरियल हमारा खर्चा है 3000 और 3500, खर्चे में लिख दो। चलो, खर्चों की लिस्ट पूरी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इंटरमीडिएट को टोटल करते हैं 3000 और ऊपर 500, 3500। नीचे करते हैं 3500 और 5, 4000। अब निकालो वैल्यू एडिड। देखो कितना आ रहा है, 15200 माइनस 3500, कितना आ रहा है बताओ? देखो यही आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, अगले वाले का भी निकालो। 16700 माइनस 4000, 12700। बताओ किसी को कुछ पूछना हो वैल्यू एडिड में? वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है हमारा वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस आईसी। लिख भी दो ऊपर, वीओ माइनस आईसी। अब गेम प्ले शॉर्टकट बताया था, गेम प्ले दोबारा से फुल फॉर्म बताओ। गेम प्ले, GDP at GDP market at any price, expenditure method and product method. प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, गेम प्ले। तो टोटल करो जरा, इन दोनों वैल्यू एडिड का टोटल करो। अच्छा, अब एक नई बात और सीखनी है आज, एक नई बात और नोट करना जरा सब लोग। तुमने मुझे अभी गेम प्ले शॉर्टकट यूज किया, ठीक है, तुम्हें याद है, अच्छी बात है।
उससे आ गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐड करके कराया किसी ने ऐड इन दोनों को? Yes, sir. 24,400. 24,400 ये कह रहे हो? Yes, sir. चलो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आ गया, कोड वर्ड हमें पता था ये वाला। बट अब एक नई बात लिखनी है तुम्हें। अगर वैल्यू एडिड सिर्फ सिंगल सेक्टर का निकालना हो एक्स का, तो वो कितना है बताओ? सिर्फ एक्स का वैल्यू एडिड So 11,700. 11,700। तो एक नोट डाल रहा हूं, वैल्यू एडिड तुम्हें सबको डालना है मेरे साथ साथ, बाय एक्स इज इक्वल टू, अभी वैल्यू बताई 11,700, और थोड़ी स्पेस देनी है बीच में, थोड़ी स्पेस रखना बीच में खाली। ये है 12,700, 12,700, और इसको टोटल करके तुमने मुझे नाम दे दिया जीडीपी एट एमपी, इसकी वैल्यू थी 24,400। अब नया बात मुझे क्या लिखवानी है, नया पॉइंट, कि अगर एक सेक्टर का हो ना, जैसे सिर्फ एक्स का है, तो इसका एक नाम और भी हो सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ कौन सा सेक्टर? X. एक्स। और नीचे वाले को क्या नाम बोल सकता हूं? Gross value added at market एट price of एट Y. एमपी, फिर ब्रैकेट में ऑफ वाई। और जब ये ऐड हो जाता है तो ये जो जीडीपी एमपी निकलता है, ये ऑफ क्या निकलेगा पूरा? X plus Y. हाँ, ये पूरा इंडिया का होगा। यानी जब वो एक सेक्टर के होते हैं तो नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और ये ग्रॉस वर्ड देखो कोई नया नहीं है, ग्रॉस ऐसे हाईलाइट करो, ये देखो ग्रॉस। और एमपी वर्ड भी कोई नया नहीं है, ये देखो एमपी, एमपी, और नीचे भी क्या है देखो यहाँ पर जीडीपी के साथ MP. यानी कि समरी ये बोल सकता हूं मैं, ग्रॉस और एमपी वर्ड तो कॉमन है। देखो ग्रॉस और एमपी वर्ड नीचे वाले में भी हैं, ऊपर वाले में भी हैं, ग्रॉस और एमपी। बस सिंगल सेक्टर का है तो नाम उसका क्या है, देखो वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, Yes. और ज्वाइन हो जाए तो नाम क्या हो जाता है उसका? Domestic product. डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए 1 मार्क्स का, वैल्यू एडिड और जीडीपी एमपी में क्या फर्क है, जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी और जीडीपी एमपी में क्या फर्क है, बताओ क्या सर बोल? वो एक सिंगल सेक्टर का होता है वर्सेस वो पूरे इंडिया। कंट्री का हो, बस यही डिफरेंस, बिल्कुल सही बताया तुमने। जब हम एक सेक्टर का निकालते हैं तो उसका नाम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी रख देते हैं, सारे सेक्टरों का ऐड हो जाए तो वो जीडीपी एमपी हो जाता है। अब थोड़ा लेवल और प्लस करके पूछता हूं एक क्वेश्चन। अगर एक देश में सिंगल सेक्टर है, बस और कोई सेक्टर नहीं है, एक एग्जांपल है, सिंगल सेक्टर है, तो उस देश का ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी ही क्या कहलाएगा बताओ? सिर्फ उसी GDP at MP. GDP at MP. बताओ, कोई मुश्किल बात लिख बोलिए क्या? No, sir. सब लोग जरा ये ध्यान से सुन लो, बात बोर्ड में पूछी जा चुकी है जो मैंने अभी बोली है। अगर अलग अलग सेक्टर हैं तो वैल्यू एडिड अलग होगा, सबका इंडिपेंडेंट, और ऐड करके क्या निकलेगा? GDP at MP. जीडीपी एमपी। इफ ओनली वन सेक्टर इन इकोनॉमी, सिर्फ उस केस में क्या होगा? GVA at MP is equal to GDP at MP. हाँ, जो उस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी होगा वही बन जाएगा उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
एट मार्केट प्राइस। और ये बात ध्यान रखनी है, ये ग्रॉस ग्रॉस एमपी एमपी ये तो सेम रहते हैं हमेशा। वैल्यू एडिड वर्ड सिंगल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बताओ नोट समझ आ गया जो मैं बोल रहा हूं, हटा दूं? सर ग्रॉस वैल्यू एडेड सिंगल सेक्टर का होता है ना? हाँ, और इस देश में मैंने नोट क्या डाला है, कितने सेक्टर हैं बस, अभी जो नोट डाला है ये, 1 सेक्टर। तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे। अगर सेक्टर ज्यादा हैं तो फिर सबका ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी जोड़ेंगे, तब ग्रॉस जीडीपी एमपी आए। ठीक है, ओके तो सर। हम अभी हर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं अपने क्वेश्चन पे नॉर्मल पे वापस आ रहा हूं। इसका मतलब जो अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है आंसर 2, इसमें वैल्यू एडिड एक्स का अलग है, वाई का अलग है, और जोड़ के क्या आ जाएगा बताओ? GDP at MP। जीडीपी एमपी। ठीक है, तो ये एक नोट लिखवाना था, सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। तो जीडीपी एमपी पे तो हम पहुंच गए। अब मंजिल क्या है जहां हमें जाना है, ये पढ़ो क्वेश्चन में, कहाँ जाना है हमें? Domestic income। डोमेस्टिक इनकम। फाइंड डोमेस्टिक इनकम, ये रहा हमारा क्वेश्चन ने जहाँ जाने को कहा है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, और जीडीपी एमपी तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो अगले पेज पे फॉर्मेट बना देता हूँ। फटाफट जरा निकाल के देखो, कोई एक आंसर तो आ चुका है, और भी कोई निकालो जरा आंसर। जीडीपी एमपी आ चुका है 24,400। टारगेट है हमारा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन कोड बताओ जरा कोई। नेट Net डोमेस्टिक domestic product at प्रोडक्ट factor cost। एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू डोमेस्टिक। आंसर निकालो भाई जरा फटाफट, जिसको आता है कोशिश करो पहले। और जिसे अभी भी कंफ्यूजन होती है, मतलब फॉर्मूले बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करे, तो थोड़ा लिखो वो लोग, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक का कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आया किसी का आंसर? Sir, 23,400। 23,400 एक आंसर आया। और बताओ किसी का कुछ अलग हो? एक आंसर आया है। 23,400। चलो दूसरा, Yes sir। चलो सही है इसका मतलब आंसर। अच्छी बात है जिनके आंसर आ रहे हैं। तो अब मैं भी पूरा कर देता हूँ क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन चाहिए मुझे, डेप्रीसिएशन बताओ, दे रखी है क्या क्वेश्चन में? Yes sir। यस sir। सर। कितनी है बताओ? 100। दोनों को ऐड कर देना है, ये देखो 70 और 30, क्योंकि अब सेक्टर ऐड हो चुके हैं, तो टोटल ऐड करूंगा इनको तो ये बनेगा 100। तो यहाँ लिखो डेप्रीसिएशन में 100, माइनस के साथ प्लस है तो बाहर माइनस ही आएगा, -100। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ऐड कर दो, 400 और 500 900। सब्सिडी देखो दिख रही है कहीं? No sir। हाँ, तो फिर ऐसा करो, इनडायरेक्ट टैक्स को ही एनआईटी मान लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सब्सिडी तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ लिख दो 900, माइनस ऑफ प्लस 900 बाहर आएगा -900। तो 23,400 बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने निकाला है। बताओ संभाल लोगे? कुछ बोर्ड में इस टाइप के आ जाए क्वेश्चन तो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े नहीं होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे छोटे होंगे, पर आइटम कोई भी इसमें से हो सकता है, और सब आ चुके हैं किसी ना किसी साल में। मान लो ये 5 आइटम आए होंगे, किसी में कोई और 5 आए होंगे, आए कभी ना कभी हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 2 हमारा खत्म हो गया। कई नई बातें सीखी जो हमने पिछली बार नहीं सीखी थी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आंसर बता सकते हो। सर मेरा आंसर 11,000 है। 11। और किसी ने अटेम्प्ट कराओ। सर हाफ ही किया था। हाफ किया था, चलो अच्छी बात है, किया है तो भी अच्छी बात है। चलो मैं करता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में मांगा क्या है, पहले तो ये बताओ। देखो, नेट सिंगल। वैल्यू एडेड, ठीक है, इसका मतलब ये सिंगल सेक्टर होगा ना। यस सर। हाँ यही सेक्टर होगा, यही फिर देश होगा, कुछ नहीं गिवन है तो चलो कोई बात नहीं। हम फॉर्मेट में अब सेक्टर कॉलम नहीं बनाते फिर, ठीक है, बनाओ सीधा बना दो वैल्यू ऑफ आउटपुट। साथ साथ बनाना है सबने, मेरे साथ साथ फॉर्मेट अपने। खाली सुनने से बात नहीं होगी इकोनॉमिक्स में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन न्यूमेरिकल चैप्टर है, सॉल्व भी करने हैं अपने अपने आप भी दोबारा करने हैं एक बार सब। वैल्यू एडेड सेक्टर नहीं बना रहे क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन सेक्टर की नहीं है। फॉर्मूला हमारा वही है जो हर बार होता है, टोटल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अलग क्या है इस क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें ये अलग से दिया है। देखो मेरी कोशिश यही रहती है हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग हो। किताबों में तो क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक ही वैरायटी के 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, पर पेपर से पहले हम एक ही वैरायटी के 20 करने के चक्कर में पता चले कोई डिफरेंट वैरायटी करना ही छूट गया। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वाले क्वेश्चन कर लो, हर एक की एक वैरायटी है। बाद में प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए तो भी ठीक, नहीं कर पाओ तो भी टेंशन नहीं होगी, लॉस नहीं होगा, क्योंकि हर वैरायटी इन क्वेश्चनों में मेरे जो असाइनमेंट में कवर कर दूंगा मैं। तो बताओ कितनी लग रही है तुम्हें टोटल सेल्स। कुछ अलग है अब की बार, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है यूनिट्स, रुपीज ने, यस सर। ये बात अलग थी, ठीक और है। नीचे रुपीस दे रखा है। हाँ, इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल 1000 पेन बेचे, एग्जाम्पल में पेन बेचता हूँ तो 1000 पेन बेचे हैं, एक पेन कितने रुपए का बेचता हूँ मैं, देखो पर 30 रुपीज। 30। तो बताओ मेरी सेल्स कितने रुपए की होगी। 30,000। तो मैं कहूँ बहुत कुछ मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तो सेल्स आ जाएंगे मेरे पास। आ गया समझ, ये पहला पॉइंट। यस सर। चलो फिर अपने आंसर में बनाओ इसको, 30,000, ठीक है। अब रुपीज में चल रहा है क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो, कितना है, ये रहा देखो, 3, ओपनिंग 2, सेल्फ कंजम्पशन ढूंढो, क्वेश्चन में कहाँ है, ये लास्ट में देखो, 1000। बाकी सब रुपीज में है, अच्छी बात है, तो 1000। बताओ आंसर कितना आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। 32,000। इंटरमीडिएट क्या फॉर्मूला होता है बताओ। इंटरमीडिएट ऑल खर्चे एक्सेप्ट फैक्टर रिलेटेड फैक्टर। एक्सपेंसेस। ढूंढते हैं आ जाओ इंटरमीडिएट, पहला नहीं दूसरा नहीं। डेप्रीसिएशन कौन सा आइटम है, कन्वर्जन। मशीन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इग्नोर करो कैपिटल को तो। स्टॉक हो गया जीएसटी, ये अब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कहाँ काम आएगा, कन्वर्जन। कन्वर्जन। बाद में करेंगे। रॉ मटेरियल तो काम का है, लिखो 8,000। और देखते हैं, लॉयर से कोई काम करवाया, पैसे तो देने पड़ेंगे, ये कोई लैंड लेबर नहीं है, ठीक है, कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई बाहर का बंदा है लॉयर, हमने उससे काम करवाया कुछ, जैसे बैंक से काम करवाते हैं, लॉयर से करवाते हैं, ये सब खर्चों में आएगा, लिखो लॉयर 4,000। और खर्चे देखते हैं, नेट फैक्टर इनकम, ये कहाँ काम आता है, एक मिनट, कन्वर्जन। हाँ अब इसमें नहीं है, वो क्वेश्चन दूसरा आ गया था बीच में। तो लॉयर हो गया, अब सेल्फ कंजम्पशन हो गया, चलो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बताओ इंटरमीडिएट का टोटल। 12,000। 12,000। वैल्यू एडिड बताओ। 20,000। 20,000।
20,000। ये क्या निकला होगा बताओ? जीडीपी एट एमपी वाला रूल है, बस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नाम क्या रख देना, Gross value added. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ने जो मांगा है ना, देखो हमसे, वो वर्ड है नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, कोई बात नहीं, कन्वर्जन लगा लेंगे। तो इसके आगे लिख लो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि सिंगल सेक्टर में क्या बन जाता है, किसके इक्वल? GDP at Gross MP. domestic हाँ, product. सिंगल सेक्टर में दोनों बराबर ही। पर क्वेश्चन ने वर्ड जीवीए यूज करा है या नेट वीए, तो हम भी जीवीए वाला वर्ड यूज करेंगे, वैल्यू एडेड मतलब वीए। तो अगले पेज पे कन्वर्जन फॉर्मेट बना लेते हैं। GVAMP हमारे पास आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और हमें चाहिए था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो कोई आंसर निकाल के कितना आ रहा है? ग्रॉस को नेट माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी को एफसी माइनस नेट डायरेक्ट। आंसर किसी का आया हो? डेप्रिसिएशन है 1000, तो बाहर माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारे पास है 6000। देखो सब्सिडी है क्या क्वेश्चन में कोई? No, sir. तो छोड़ देते हैं। सर 13,000। नेट इनडायरेक्ट, Yes, sir. 13,000. चलो एक आंसर आया 13,000, चेक Yes, sir. करता हूँ। 13,000. दो आंसर हैं इस वक्त, 11 और एक 13, चेक करते हैं कौन सा ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ चुका है 6000, तो माइनस ऑफ प्लस 6000 बाहर आएगा माइनस 6000, 13,000 सही है। यानी इस नेट वीए को अगर एक ही देश है तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, बोलो, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वैल्यू एडेड वर्ड को अगर सिंगल सेक्टर है तो किससे रिप्लेस करा जा सकता है बताओ? Domestic product. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। वैसे क्वेश्चन ने ये नाम नहीं मांगा, पर मैं एक्स्ट्रा के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी बाय चांस वो बोल देता नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, तो घबराना नहीं है, सिंगल सेक्टर है, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट सब एक ही बात है उसमें। बताओ संभाल लोगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन? ये भी बोर्ड का क्वेश्चन ही है, दोबारा आ जाए कभी तो। हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर बता दो क्या अलग बात थी जो स्टार्टिंग में हमने करी? तो यूनिट्स अलग दिए हुए थे और प्राइस अलग। हाँ, यूनिट सोल्ड गिवन थे 1000। अब क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 को जरा ध्यान से देखना, क्या सेम क्वेश्चन है? ध्यान से देखो, सर मैं दोबारा ला रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन 3 में डाउट है। हाँ बताओ अनु। सर जो लॉयर सर्विस है हाँ, वो फैक्टर खर्चों में नहीं आएगा? देखो क्या मैंने ये बोला है सैलरी पेड टू आर एम्प्लॉय? नहीं सर। अगर ये लॉयर मेरा एम्प्लॉय होता तो मैं क्या वर्ड लिखता, सैलरी पेड? यस सर। तो फिर वो नहीं आता, क्योंकि सैलरी किसका पार्ट हो जाती है, कनेक्टेड, लेबर कंपनसेशन या लेबर का पार्ट हो गया वो तो यस सर। वो फैक्टर हो जाता है। ये जो लॉयर है ना, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं होगा। अब मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें नॉर्मल फुल टाइम लॉयर नहीं चाहिए, मैं एम्प्लॉय क्यों बनाऊं लॉयर को, मुझे चाहिए नहीं। कभी 10 साल में एक केस फंस गया, तो बताओ उसको एम्प्लॉय बना लूं या सिर्फ सर्विस खरीद के पैसे दे के रफा दफा करें, खत्म? सर्विस लेके पैसे दे दे। पैसे दो काम खत्म, उसको एम्प्लॉय बनाने की क्या जरूरत है? यस सर ठीक है। आगे फर्क, एम्प्लॉय की हाँ जी। होता ना सैलरी, तो नहीं आता फिर। चलो
अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ध्यान से देखना, बोर्ड में यही हुआ था, एक सेट में क्वेश्चन 3 एक में 4। पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन 3 की पढ़ो, आउटपुट, सर इसमें सोल्ड है, उसमें प्रोड्यूस्ड है। और क्वेश्चन 4 में है प्रोड्यूस। सारी गड़बड़ इसी वर्ड से हो जाती है। अगर तुमने जल्दबाजी में ये वर्ड पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा। दोबारा देख लो, यहां लिखा है सोल्ड, येलो वाले बॉक्स पे सब फोकस करना जरा, यहां लिखा है प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है? सेल का तो मतलब है मैंने बेचा, प्रोड्यूस की हिंदी बनाओ, क्या है? प्रोड्यूस, हमने इतना माल सर इस बनाया। साल कितने वैल्यू का माल प्रोड्यूस बनाया। हुआ? ये तो यहाँ तो सीधा सीधा ही प्रोडक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो अगले पेज पे फॉर्मेट बनाओ जरा पहले। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, हल्के में कोई मत लेना। 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, आर या पार हो जाएगा सीधा। स्टार्टिंग की गलत करी वैल्यू ऑफ आउटपुट से, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थ्योरी नहीं है जो थोड़े बहुत वो दे देंगे, न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मेट के थोड़े मिलेंगे, बाकी सारे नंबर कट हो जाते हैं फिर अगर जरा सी भी गलती कर दो तो। इसीलिए मैंने 3 और 4 आमने सामने तुम्हारे बार बार रख रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये हिंदी तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, कहीं साइड में लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली गिवन। कैसे? देखो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है मैंने टोटल माल 1000 यूनिट बनाया है और एक का प्राइस है 30, यानी मैंने कितना माल प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू 30,000। इंटू 30। तो ये जो 30,000 आ रहा है ना, ये सीधा सीधा आ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड 30,000। तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कई सोचते हैं नहीं यार इतना बड़ा फॉर्मूला याद भी किया, लगाऊं भी ना, ऐसे कैसे? तो ऐसा नहीं सोचना तुम। जब बिल्कुल पका पकाया तुम्हें माल क्वेश्चन में मिल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज दिस मच, तो हमें पकाने की इसको टेंशन नहीं लेनी, पूरा फॉर्मूला लगाऊं वो सब नहीं। वो तब करना पड़ता जब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिसिंग होता क्वेश्चन में। यहां तो खुद ही क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा देखो, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वर्ड खुद ही बोल दिया क्वेश्चन ने। पहले वो हमेशा बोलता था हमें सेल, तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती थी, भाई माल क्या बनाया है, फॉर्मूला था एक। अगर प्रोडक्शन खुद ही गिवन हो तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट 30,000। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। बोर्ड में बहुत बच्चों के साथ यहाँ धोखा हुआ था, फंस गए थे बेचारे, 3-3 नंबरों के क्वेश्चन थे, 4 नंबर के, लॉस हो जाता है। समझ आ गई सबको बात? पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट तुम्हारे सामने है, ये कुछ नहीं करना। बताओ भी, किसी को कुछ पूछना है तो। नो सर। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग स्टॉक का कोई फायदा हुआ? नो। No, sir. ओपनिंग स्टॉक का कोई फायदा नहीं हो रहा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल रेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है हमें तो नई बात एक तो ये थी इस क्वेश्चन। और क्या नई बात है समझती है? यहां तक सबने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ये हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। लैंड खरीदा, आएगा बताओ? लैंड, No, नो sir. सर। लैंड लेबर ये सब चीजें खत्म। और देखो नई बात आ गई है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड। पहले तो ड्यूरेबल का मतलब समझते हैं, लॉन्ग टर्म। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म चीजें किसका पार्ट होती है बताओ? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मोटे खर्चे जो लंबे टाइम के होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो इग्नोर 11,000। ये एक टाइप से कोई मशीन वगैरह खरीदी होगी इसने, ठीक है।
किसी को पूछना हो तो बताओ, 11,000 इग्नोर क्यों किया मैंने? समझ आ गया भाई सबको? 11,000 इग्नोर। Yes, sir. पर अभी एक बात इसमें और हिडन है इसी लाइन के अंदर। वो बात क्या है? कॉमन सेंस की बात है वो। देखो, मैंने एक चीज लिया, मान लो कार, 10 लाख की कार खरीदी है और वो 10 साल में खराब हो जाती है, पूरी मान लो खत्म हो जाती है, तो मुझे 1 साल में कितना लॉस हो रहा है एवरेज? 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 साल में खत्म हो जाएगी, वो लॉस पर ईयर 1 lakh. 1 लाख। यानी वो एक टाइप से डेप्रीशिएट हो रही है। तो डेप्रीसिएशन का एक नया फॉर्मूला भी आज तुम्हें सीखना है। डेप्रीसिएशन हम निकाल सकते हैं पर ईयर लॉस, इस टाइप से भी। तो इस क्वेश्चन में कितने की मशीन खरीदी है मैंने, देखो, 11,000. और वो कितने साल में खत्म हो जाएगी, लाइफ स्पैन 10 10. years. तो इसका मतलब पर ईयर कितना लॉस हो रहा है? 1100. तो शॉर्टकट लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल सिंपल हिंदी में, मशीन की वैल्यू 11,000 अपॉन मशीन की लाइफ 10। तो पर ईयर लॉस कितना हो रहा है मुझे बताओ, बताओ। 1100. 1100. 1100 पर ईयर लॉस हो रहा है, जिसको हम अब एक नया नाम दे रहे हैं। नया क्या मतलब? नया फॉर्मूला बनाया हमने किस चीज का? 11th में जिसके पास अकाउंट्स है उसको तो ध्यान होगा, ये फॉर्मूला ऐसा होता है हमारा डेप्रीसिएशन निकालने। आगे Yes, समझ? sir. बताओ किसी को कुछ पूछना हो। इसी के अंदर एक एक्स्ट्रा बात और नोट करो। मान लो मशीन की वैल्यू है 11,000, लाइफ 10 ईयर्स। ये भी अकाउंट्स का 11th का फॉर्मूला है वैसे, पर इको में भी काम आता है। आफ्टर 10 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू, यानी जो वो रद्दी के भाव बिकेगी, इज मान लो 2,000। अब ये बताओ टोटल लॉस इन 10 ईयर्स कितना होगा मुझे? ग्यारह 11,000 की मशीन है, 2,000 की वो फिर भी कबाड़ी में बिक सकती है। स्क्रैप मतलब कबाड़ी में रद्दी की वैल्यू 2,000, यानी नेट लॉस मुझे कितना हो रहा है 10 सालों में? 9,000. 9,000 पर ईयर लॉस बताओ। 900. 900. ये फॉर्मूला भी लिख लो, इसे बोलेंगे पर ईयर डेप्रीसिएशन या पर ईयर लॉस। तो बताओ क्या फॉर्मूला हुआ डेप्रीसिएशन का जो हम यूज कर रहे हैं आम लैंग्वेज में? लॉस अपॉन लाइफ, यही हो गया ना? कितना लॉस हुआ अपॉन कितने साल की लाइफ है उसकी। हाँ जी सर. Yes, sir. सबने लिख लिया? पेज हटा दूं? ये एक्स्ट्रा था, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था ये एक्स्ट्रा बात बताई थी। हटा दूं? सर 1 मिनट। Yes. आदरू जैसे ही हो जाए बताना भी, फिर पेज हटाना है मुझे। हो गया सर। चलो, इस क्वेश्चन में क्या स्क्रैप वैल्यू गिवन है जो तुम्हारे सामने है? आप देखो, No, sir. इसीलिए मैंने पूरा लॉस 11,000 मान लिया, ठीक है? स्क्रैप वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो मशीन की वैल्यू ही क्या मान लिया मैंने? टोटल 11,000. टोटल लॉस मान लिया। और लाइफ 10, तो यहाँ डेप्रीसिएशन कितनी आ रही है बताओ, जो तुम्हारे सामने है क्वेश्चन? 1100. चलो, तो ये डेप्रीसिएशन कन्वर्जन में काम आएगी 1100 की जो है, अभी नहीं काम आ रही। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कहाँ काम आता है? Conversion.
इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन अभी छोड़ते हैं। परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज का मतलब होता है एक बार में वो चीज खत्म हो जाएगी, सिंगल यूज। तो ये किस टाइप का कैटेगरी हो गया? एग्जाम्पल जो एक बार में खत्म हो गया, तो ये एक टाइप से हमारा रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। जैसे पेन बनाता हूं तो उसमें क्या लगता है? प्लास्टिक लगता है ना। Yes, sir. तो प्लास्टिक एक बार लगा, पेन बना, खत्म। तो ये रॉ मटेरियल का घुमा के नाम दिया गया है हमें, सिंगल यूज प्रोड्यूसर को। तो इसके आगे तुम लिख लो जैसे रॉ मटेरियल। तो कहाँ आएगा बताओ ये रॉ मटेरियल? Intermediate consumption. हाँ, सिंगल यूज हमेशा रॉ मटेरियल होता है, सिर्फ नाम बदला है। तो डालो 12,000। सिंगल यूज रॉ। और देखते हैं क्वेश्चन में। ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। याद करो पहली क्लास में तुम्हें बताया था फैक्टर चीजों को स्टडी करते हैं हम या ट्रांसफर चीजों को? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर का मतलब हो गया गिफ्ट्स वगैरह। बताओ क्या इनको स्टडी करते हैं हम नेशनल इनकम में? Sir. No, sir. पहली क्लास में फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम बताया था ना। तो ट्रांसफर चीजें हैं, इन्हें इग्नोर करना। साइड में लिख लो ट्रांसफर इनकम्स को इग्नोर करो, गिफ्ट्स होती हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ काम आता है? Conversion. कन्वर्जन। ठीक है, इसको भी छोड़ो, सेल्फ कंजम्पशन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। बताओ आ गया समझ? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, फिर फॉर्मेट को पूरा करते हैं अपना। बताओ कितना आ रहा है आंसर फिर? वैल्यू एडिड So 18. 3,000। ये ग्रॉस VAMP भी बोल सकते हैं इसको। और ये अगर एक ही सेक्टर है तो क्या बोलेंगे इसको? Gross domestic product at MP. ये आ गया हमारा 18। मंजिल क्या है क्वेश्चन में? देखो क्या निकालना है हमें? फाइंड National income. चलो फॉर्मेट बनाओ फिर। नेशनल इनकम का कन्वर्जन कोड याद है? Net domestic product at factor नहीं नहीं cost. नहीं, NNPRTFC. हाँ DP डोमेस्टिक नहीं होगा, अब नेशनल वर्ड होगा। Okay, sir. किसी का आंसर निकला है तो बताओ। मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं, तुम लोग करो जरा स्टार्ट। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट को फैक्टर, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब वैल्यू ढूंढ लेते हैं। डेप्रीसिएशन अभी निकाली है 1100, माइनस ऑफ प्लस होता है -11। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नीचे गिवन है 4,000 प्लस का, 14,900। 14,900 एक आंसर आया है। प्लस ऑफ प्लस 4,000 तो बाहर आएगा +4। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढते हैं। सब्सिडी तो नजर नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट टैक्स है 6,000, तो यही है फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस ऑफ प्लस 6000 होता है -6। बताओ भी सॉल्व करके कितना आ रहा है, किसी ने किया है तो। हाँ जी सर यही आ रहा है। 14,900। चलो अच्छी बात है जिनके निकले हैं सही आंसर। कुछ पूछना है तो बताओ। बताओ भी किसी ने कुछ पूछना हो। नो सर। सर चलो क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट और ये वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। एक्सपेंडिचर मेथड अब स्टार्ट करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं जरा एक्सपेंडिचर मेथड। एक नोट और लिखा देता हूं छोटा सा इससे पहले। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू एडिड, और इसका कोड वर्ड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडिड, वो देश के हिसाब से है एट एमपी। मान लो ये वैल्यू, तो अगर हमें कोई मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट का कोई कोड वर्ड लिखना पड़ जाए अगर कभी, तो इसको भी हम बोलेंगे ग्रॉस वीओ एट एमपी। यानी जो ग्रॉस वर्ड यहां था वही ग्रॉस वर्ड यहां रहेगा, और जो एमपी वर्ड यहां था वही वर्ड यहां रहेगा। यानी अगर क्वेश्चन मुझे कह दे फाइंड, अगर चांस वैसे नहीं है, अगर कह दे नेट वीओ एट एमपी, तो कैसे निकालोगे? सर 10,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस। हाँ, तो इसके बाद तो वही नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला ही होता है कन्वर्जन। वैसे ये सब बोर्ड में हुआ नहीं, बट मैं सेफ्टी के लिए बता। बताओ बात समझ आ गई? यस यस। सर। एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो इस बात को, जो करना चाहे एक्स्ट्रा में थोड़ा समझ सकता है कि यहाँ पर भी कन्वर्जन लगाई जा सकती है वीओ टॉपिक।